नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भूगोल की क्लास चल रही है, भूगोल के लेक्चर चल रहे हैं और उस लेक्चर में खास तौर पे इंडियन ज्योग्राफी की हमने स्टार्टिंग की है ना। तो उसी को लेकर हम लोग आगे चलेंगे, इसलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द पूरी तरह से जुड़ जाइए, है ना। और जब जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन आ गए हैं। आप बिल्कुल बहुत 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 अच्छे, है ना। बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सभी लोगों को सुप्रभात है, सभी लोगों को बिल्कुल हार्दिक से सुप्रभात है ना। इन सब चीजों को आप लोग समझना, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। आइए, पंकज जी हैं, बबलू जी हैं, कविता जी हैं, अमित जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आइए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को नमस्कार। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को खास तौर पे जो बातचीत हो रही थी वो आपका सीमावर्ती देशों को लेकर हो रही थी। और हमने आपको बताया था कि ये जो देश हैं, यानी ये जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, जो भारत के साथ भौगोलिक सीमा का निर्माण करते हैं, तो उन देशों को मानचित्र के माध्यम से देखना था कि आखिर उन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो उन्हीं के जो है उसमें बातचीत हमें करना है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। बिल्कुल आइए आइए सभी लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो बातचीत कर रहे थे वो सीमावर्ती देशों को लेकर बातचीत कर रहे थे। किसको लेकर बातचीत कर रहे थे? सीमावर्ती देशों को लेकर बातचीत कर रहे थे। तो आइए ध्यान देते हैं इसमें। सीमावर्ती देश, ये रहा आपके सामने सीमावर्ती देश। तो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने बातचीत किया था कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनमें खास तौर पे स्थलीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल के अलावा भूटान है, भूटान के अलावा म्यांमार और बांग्लादेश की हमने बातचीत किया था, है ना। कौन कौन से, एक बार फिर सुनिए। पहला है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, इसके बाद चीन है, चीन के बाद नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और जब ये 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं तो हमने इनके विषय में पूरी तरह से बता दिया था कि आखिर जो देश हैं, कौन कौन से देश हैं जिनके साथ प्राकृतिक सीमाएं लगती हैं और कौन से ऐसे 2 देश हैं जिनके साथ कृत्रिम सीमाएं लगती हैं। और हमने यहां तक ये भी बता दिया था कि भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित राज्य इन 7 देशों के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे कि जैसे पाकिस्तान, यानी ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो यहां पर आपको समझना है, पाकिस्तान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा है? गुजरात। यानी यहां पर आपको समझना है कि ये गुजरात है। गुजरात के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो गुजरात के बाद आपका राजस्थान, है ना। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के बाद पंजाब है और पंजाब के बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जम्मू एंड कश्मीर क्या है? भारत का यूटी स्टेट है। कैसा स्टेट है? यूनियन टेरिटरी स्टेट है। यहां पर आपको समझना है कि इस समय जम्मू कश्मीर भारत का क्या है? यूटी स्टेट है, जिसके विषय में आपको पूरी तरह से यहां समझना है। बाकी गुजरात, राजस्थान, पंजाब आपके स्टेट में आएंगे और खास तौर पर जो आपको जम्मू कश्मीर आएगा वो किसके साथ क्या इसको कहेंगे? तो इसको हम यूनियन टेरिटरी स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। आइए इसको मैप में देखते हैं बहुत अच्छे से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहां पर ये जो सीमा है और यहां पर ये है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी सीमा आपको दिख रही है यही सीमा है जो किसकी सीमा है? ये पाकिस्तान की सीमा है और ये भारत के साथ लगती है। तो खास तौर पे जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए कौन सी सीमा है? गुजरात की। ये कौन सा राज्य है? आपका गुजरात। तो ये आपका रहा यहां पर गुजरात। दूसरे नंबर पर देखिए क्या है? राजस्थान को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका राजस्थान की सीमा है। ध्यान दीजिए, राजस्थान की सीमा ये है आपका। फिर इसके बाद अगर हम बातचीत करें तो पंजाब है ना, पंजाब। तो ये आपके सामने रहा पंजाब, यानी ये पंजाब राज्य है हमारे देश का। और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बातचीत करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में हम आपको खास तौर पे समझेंगे कि ये जो आपकी सीमा है
यानी ये जो आपकी सीमा है ये जम्मू कश्मीर की है और इसके साथ भी पाकिस्तान की सीमा निर्धारित होती है। तो कुल मिला के आपको देखा जाए तो 3,333 किलोमीटर लंबी सीमा है किसकी, पाकिस्तान की। और यह भारत के साथ, याद रखिए, भारत के साथ सीमा बनाता है जो भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा है। ध्यान दीजिए, पॉइंट नोट करने वाली बातचीत है कि भारत के साथ पाकिस्तान की तीसरी सबसे लंबी सीमा लगती है 3,323 किलोमीटर की, है ना। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है और इसके बाद फिर किसकी लगती है, चीन की लगती है और इसके बाद फिर आपका पाकिस्तान की लगती है। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा आपका ये रहा। इसी प्रोस्पेक्टिव में हम लोग ये बातचीत कर लेते हैं खास तौर पे कि जो पाकिस्तान के साथ और भारत के साथ सीमा निर्धारित होती है उसी सीमा को हम क्या कहते हैं। तो उसी सीमा को मित्रों क्या कहेंगे, आपका रहेगा रेड क्लिफ। क्या कहेंगे, रेड क्लिफ। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने इसको भी जो है ना डिजिट में लिखा है 3,323 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर भी लिख दिया जाता है। बहुत सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपके सामने मैप आ गया है, ये सामने आपका मैप है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो हम बिल्कुल इसको मैप बना के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम जहां जरूरत होगा जरूर आपको बताएंगे। आइए दूसरे नंबर पे हम बातचीत करते हैं। पाकिस्तान के बाद हम अफगानिस्तान की बातचीत करेंगे। यानी अफगानिस्तान की जो बातचीत है, याद रखिए, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी, पहली बात हम आपको बता दें, अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। कितनी सीमा है, मात्र 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहां पर आप लोग जानते हैं कि ये जो स्थिति है ये पीओके है और ये क्या है, सीओके है। यानी ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है ना। तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यहां जम्मू कश्मीर है, यहां पे जो जम्मू कश्मीर है तो वो क्या है, पीओके का हिस्सा, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है। तो जो अफगानिस्तान की सीमा लगती है वो, ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर के साथ तो लगती है, भारत के जम्मू कश्मीर के साथ तो लगती है, लेकिन मित्रों यहां पे ध्यान देना है कि यह जो सीमा है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ लगती है, सबसे छोटी सीमा लगती है। और उस सीमा का क्या नाम है, उस सीमा का नाम है, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है उसका, आप जैसा कि जानते हैं कि इसे जीरो लाइन हम कह सकते हैं। किन्हीं दो देशों के बीच में लगने वाली सीमा को हम क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं। तो खास तौर पर आपको समझना है कि जो पीओके है जिसमें भारत का गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र आता है, कौन सा स्थान आता है, कौन सा क्षेत्र आता है, एक आता है गिलगित, कौन सा आता है, गिलगित, आप ध्यान दीजिएगा, गिलगित, और दूसरा आता है बाल्टिस्तान, है ना। भारत और, ध्यान दीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर लाइन है, नियंत्रण रेखा है, उसी को कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, नाम सुने होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से आप जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका एलओसी है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारतीय जो है, ध्यान दीजिए, भारत के हिस्से में जो आ रहा है या भारत का, जिसमें भारत की जो टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की, उसके बीच में याद रखिएगा लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसे एलओसी कहते हैं, है ना, या युद्ध विराम रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हम चाह रहे हैं आपको, अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहो तो जरूर ले लीजिए। यहाँ पे आपको समझना है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ सीमा तो लगती है, लेकिन वो क्या है, वो आपका पीओके में आता है। कहां पर आता है, पीओके के अंतर्गत है ये। तो आपको ध्यान देना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, याद रखिए, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा इसकी लगती है। किसकी लगती है, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान के साथ। याद रखिए कितना किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। यानी अफगानिस्तान और भारत के बीच में सबसे छोटी सीमा है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 106 किलोमीटर। ये आपके सामने चीजें रही, इनको आप लोग जरूर रखिए, है ना। पीओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डूरंड लाइन का आपने नाम सुना, ठीक है। हमने आपको, चूंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरी तरह से सबको बता दिया था, चाहे वो रेड क्लिफ हो, चाहे डूरंड हो, चाहे आपका मैकमोहन हो, हम इसके विषय में पूरी तरह से जिक्र कर चुके हैं। जो हमारे मित्र थोड़ा सा देरी से जुड़ रहे हैं, है ना, किसी कारणवश, वो जरूर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को आप सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो उसमें बहुत बाकायदा सब चीजों को यहाँ पे बताया गया है ना।
इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जब आगे बढ़ते हैं इसमें तो देखिए चीजें क्या मिलेंगी इसमें, है ना, खास तौर पे जो चीजें हैं। अगला क्या है, अगला आपके सामने यहां पर है चीन। कौन सा है, चीन। मित्रों बताइए चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। आप सभी लोग इसका जवाब दीजिए। भारत के साथ, यानी याद रखिए चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, संख्या में बताइए। और फिर एक चीज ये भी बताना है कि चीन के साथ भारत के कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं। दो इसमें क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं, और फिर दूसरा प्रश्न है भारत चीन के साथ भारत के कितने केंद्र शासित राज्य सीमा बनाते हैं। तो सभी लोग 6 बोल रहे हैं, 6 बार है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बिल्कुल 4 2 6 बिल्कुल, यानी 4 + 6, बहुत अच्छे, वेरी गुड। रोहित मिश्रा जी बिल्कुल बिल्कुल 4 + 1, नहीं 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 उसको सुधारिए आप भी, 5 जो लिख रहा है वो भी गलत है ना। ठीक, यहां पे आपको समझना है कि जैसे देखिए ये जो स्थिति है ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की है, और ये क्या है आपका लद्दाख। यानी यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, और ये क्या है, लद्दाख, है ना। तो इसका मतलब ये है कि दो ठो तो यही मिल गए, तो ये दोनों भारत के क्या है, यूटी स्टेट है। यहां पे ध्यान देना है भारत के यूटी स्टेट कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और क्या है, लद्दाख है। तो हम आपको बता दें कि जो चीन है ये पूरा का पूरा मित्रों चीन है, ये जो देश है इसका क्या नाम है, चीन है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो चीन की सीमा है वो कहां से निर्धारित होती है, यहां से देखिए शुरू होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका लद्दाख है वो इस तरह है, तो इसमें देखिए जम्मू कश्मीर भी आएगा, जम्मू कश्मीर के बाद इसमें क्या आएगा, लद्दाख भी आएगा, लद्दाख के बाद ध्यान दीजिए 2 ठो तो आपको मिल गए, यही आपके केंद्र शासित राज्य हैं जिनको हम क्या कहते हैं, यूटीएस कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट। ध्यान दीजिए यूनियन टेरिटरी ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद देखिए जो 4 और हैं, एक आपका क्या हिमाचल प्रदेश है, यहां पर आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद उत्तराखंड यानी यूके है, यूके के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो आपका इधर आता है सिक्किम, है ना, कौन सा आता है, सिक्किम आता है, और सिक्किम के बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यूटीएस यानी ये 2 यूटीएस के बाद जो आते हैं आपके वो कौन कौन से आते हैं, ध्यान दीजिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा आता है, सिक्किम आता है, कौन सा, सिक्किम हो गया, और आपका अरुणाचल प्रदेश, यहां पे ध्यान दीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 4 ये हो गए और आपके 2 ये हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि 4 + 2 जो आपने लिखा बिल्कुल सही लिखा कि यहाँ पे जो 4 राज्य इनको इंडिकेट किया जा रहा है, और 2 जो राज्य हैं आपके ये इंडिकेट हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, है ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, है ना। ठीक, बाकी आप तो जानते हैं कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया के बीच में 1914 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1914 ईस्वी में मैकमोहन लाइन का निर्धारण किया गया था, और यह निर्धारण शिमला कन्वेंशन के जो है दौरान हुआ था। जो शिमला कन्वेंशन कब हुआ था, शिमला समझौता 1913 ईस्वी के पास हुआ था। ठीक है, सभी लोग सही हैं। आज तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, वॉइस की प्रॉब्लम हो या जल्दीबाजी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आप सभी लोग आइए, सब आप ही के लोगों के लिए तो है। जैसे जैसे आप लोग सुझाव दे रहे हैं उनका बिल्कुल पालन किया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम जो है हम अपने लिए आपको पढ़ रहे हैं, हमें चूंकि आपको पढ़ाना है तो बिल्कुल जैसा आप लोग चाहोगे उसी तरह। 1913 बिल्कुल शिमला कन्वेंशन कब हुआ था, हाँ बिल्कुल 1930 में हुआ था, बहुत अच्छे, है ना। तो ये सब चीजें हैं आपको जो है यहाँ पे, है ना। आइए आगे बातचीत करते हैं। अगले के पक्ष में देखिए क्या है, जैसे आपका आएगा इसमें नेपाल, कौन सा आएगा, नेपाल। तो नेपाल के लिए हम लोग समझते हैं ये आपका नेपाल है, और मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तान के साथ भारत की तीसरी सबसे लंबी सीमा निर्धारित होती है। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ है, 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है। ध्यान दीजिए 3488 किलोमीटर सीमा है इंडो चाइना के बीच में। और इसके बाद जो है
मैंने अफगानिस्तान के विषय में बताया तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो चीन भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाता है और अफगानिस्तान के साथ हमने आपको बता ही दिया था, है ना। तो सभी लोग मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो नेपाल है, ये नेपाल के विषय में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, नेपाल भारत के साथ सीमा बनाता है, नेपाल भारत के साथ सीमा बनाता है, भारत के साथ सीमा बनाता है। और इसमें हम आपको बता दें, इसमें भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो इसमें मित्रों भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो पहले तो देखिए उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड। अगर हम आपसे जानना चाहें कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं मित्रों, तो इसमें आप लोग क्या जवाब दोगे? आपके पास क्या जवाब है कि हम यहां पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य, बिल्कुल 5 स्टेट बोल रहे हैं, बिल्कुल सभी लोग 5 स्टेट बोल रहे हैं। आइए इसको जरूर हम लोग देखते हैं। तो देखिए उत्तराखंड है, फिर इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। इसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए बिहार, भारत का कौन सा राज्य? बिहार। आगे अगर हम बातचीत करें तो बिहार के बाद आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल है ना, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल है। और मित्रों यहां अगर हम बातचीत करते हैं तो आपका जो राज्य है नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ जो है आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसका क्या नाम है? सिक्किम है। मित्रों यहां पे ध्यान दीजिए उत्तराखंड, ध्यान दीजिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। तो ये आपका जो जवाब था वो बिल्कुल सही है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। और जो 5 राज्य सीमा बनाते हैं उसमें देखिए उत्तराखंड है, तो ये आपका नेपाल है। अगर आप देखें यहां पर तो ये कौन सा? नेपाल है। नेपाल के साथ देखिए ये जो टेरिटरी है उत्तराखंड की है, और ये जो टेरिटरी आपकी है वो किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। फिर इसके बाद ये कौन सा है? बिहार है। ये जो आपका रेड कलर का हिस्सा है ये आपका क्या है? पश्चिम बंगाल का है। और ये जो ब्लू कलर का है ये आपका सिक्किम का है। तो कुल मिला के एक राज्य ये हो गया, दूसरा आपका ये है, तीसरे नंबर पे बिहार ये है, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल ये है, और 5वें नंबर पे मित्रों जैसे कि जानते हैं सिक्किम, है ना। तो यहां पर आपको जो समझना है कि कितनी सीमा है इसकी लंबी, लगभग 1755 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये आपको जो है समझना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें एक चीज और क्लियर करना है। इसमें क्या क्लियर करना है मित्रों? इसमें क्लियर ये करना है कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के, ध्यान दीजिए, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिला सीमा बनाते? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिला सीमा बनाते हैं। क्योंकि बीईओ की जो परीक्षा है वो परीक्षा क्या है? हमारे जो है, हमारे ही जो है आपके प्रांत की परीक्षा है ना। यूपीपीएससी इसको जो है प्रारंभ करवाई है। तो जरूर से इसमें प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको जो है थोड़ा सा हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बाकी यूपी स्पेशल में जरूर हम आपको वहां पे फिर से बताएंगे। तो देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं 7 है, 7 है। ध्यान दीजिए नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये आपका क्या है, ये मान लो मित्रों उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिजिटल इसमें हम नहीं कर पाएंगे अभी, है ना, लेकिन हम आपके सामने बनाए दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या है? यूपी का मैप। किसका मैप है मित्रों? उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। और जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 7, ध्यान दीजिए 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते, है ना। यहां पर आपको समझना है, यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले? तो 7 जिले किससे सीमा बनाते हैं? नेपाल से सीमा बनाते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो बताइए अगर हम नेपाल में, ध्यान दीजिए, अगर हम उत्तर प्रदेश में हैं और नेपाल से उसमें चर्चा करते हैं तो देखिए इधर यहां पे पहले नंबर पे कौन सा जिला रहेगा? हम जानना चाहते हैं कि यहां पर अगर हम इधर से शुरुआत करें, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, तो कौन सा रहेगा? बताइए। महाराजगंज रहेगा,
है ना, कौन सा रहेगा, महाराजगंज का नाम सुने होंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम क्या रखें, यहां पर सेकंड नंबर पे हम क्या रखें, सेकंड नंबर पे बताइए मित्रों, महाराजगंज के बाद कौन सा होगा, सिद्धार्थ नगर एक लोग बता रहे हैं, बहुत सही। क्या सिद्धार्थ नगर होगा कि बहराइच होगा? तो ध्यान दीजिए, चूंकि हम आपको बता दें गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं, गोरखपुर है, कुशीनगर है, देवरिया है, महाराजगंज है। तो ये जो महाराजगंज के बाद तुरंत जो है आपका सिद्धार्थ नगर आएगा, सिद्धार्थ नगर, है ना, कौन सा नगर, सिद्धार्थ नगर। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या रखें, तीसरे नंबर पर क्या रख सकते हैं, तो तीसरे नंबर पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहां तीसरे नंबर पर हम कौन सा जिला रखें तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर आपको समझना है कि पहला महाराजगंज हो गया, दूसरा सिद्धार्थ नगर, तीसरा बलरामपुर। कौन सा, बलरामपुर हम रखेंगे यहां पर। इसके बाद चौथे नंबर पे जब हम बातचीत करते हैं, चौथे नंबर पे देखिए क्या रहेगा, चौथे नंबर पे आपको ध्यान देना है कि क्या रहेगा, चौथे नंबर पर आपका रहेगा श्रावस्ती। क्या रहेगा मित्रों, श्रावस्ती रहेगा। श्रावस्ती के बाद अगर आप ध्यान दें तो बहराइच, कौन सा, बहराइच। ये आपके 5 हो गए हैं, 2 और बच रहे हैं। तो हम आपको बता दें 2 कौन कौन से हैं। तो एक आपका है खीरी जिला, जिसका पूरा नाम है क्या, लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। यहां पर आपको समझना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला क्या है, खीरी जिला है। और ये 6ठे नंबर पे मान लो, और 7वें नंबर पे जो है वो पीलीभीत। पीलीभीत, जब हम आपको उत्तर प्रदेश के विषय में बताएंगे तो जरूर बताएंगे कि आखिर ये जब जिले हैं कौन कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इधर से शुरुआत करें तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है। श्रावस्ती के बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर है और महाराजगंज है। तो कुल मिला के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, 7 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीलीभीत, ठीक है, सही है, लखीमपुर है, पीलीभीत है, ठीक है, सब सही है ना, ओके है, कोई दिक्कत किसी तरह की। अब देखिए सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब गुड मॉर्निंग करने की विशेष आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जवाब दीजिए कि क्या सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई है। थैंक यू, ठीक है। फिर आइए स्टार्ट करते हैं। अगला आपके सामने देखिए हम रख रहे हैं भूटान को। किसको रख रहे हैं, भूटान आपके सामने है। ये जो भूटान है, तो ध्यान दीजिए भूटान के साथ भारत के, ध्यान दीजिए हम आपसे जानना चाहते हैं भूटान के, ध्यान दीजिए भूटान भारत, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखना है, भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो यहां पर आपको समझना है कि भूटान भारत, है ना, यहां पे हम इस तरह लिखे दे रहे हैं और यहां पे समझना है कि कौन कौन से। तो देखिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, क्या 4 बनाते हैं, क्या 3 बनाते हैं, क्या 5 बनाते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए 4 बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, कौन कौन से बनाएंगे। जैसे भूटान के साथ सबसे पहले तो हम यही बातचीत करेंगे कि कौन सा बनाएगा, सिक्किम का नाम है ना, कौन सा होगा, सिक्किम होगा। सिक्किम के बाद जो है वेस्ट बंगाल होगा, है ना, वेस्ट बंगाल होगा। और इसके बाद क्या होगा, असम होगा, है ना, असम के बाद कौन सा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश होगा। यानी ये जो आपका भूटान है, ये जैसे कि आप देख रहे हो ये भूटान है पूरी तरह से, ये जो आपका है ना, ये वाला पूरा ग्रीन कलर वाला हमने जो बता दिया भूटान है। तो ये सिक्किम सीमा बनाता है, रेड कलर वाला पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद ये आपका असम है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आपको ये समझना है ना। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो भूटान के बाद हम म्यांमार की बातचीत कर रहे हैं। म्यांमार में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया हमारे देश में, तो भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के बाद 1937 ईस्वी में भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा खींची गई। और जब ये सीमा कब खींची गई, 1937 का नाम सुने होंगे, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 ईस्वी में भारत और म्यांमार के बीच में सीमा खींची गई। और जब ये सीमा खींची गई तो भारत की इसमें 4 राज्य, ध्यान दीजिए इसमें भी 4 राज्य आपकी सीमा बनाएंगे। सबसे उत्तरी जो राज्य है इसमें खासकर पर ये जो आपके हैं ना पूर्वी राज्य हैं, लेकिन इन पूर्वी राज्यों में सबसे ऊपर जो म्यांमार के साथ सीमा बनाएगा वो अरुणाचल प्रदेश रहेगा। इसके बाद जैसे है नागालैंड, है ना, नागालैंड की जो है सीमा लगेगी।
इसके बाद मणिपुर का नाम सुने होंगे, मणिपुर है ना, और मणिपुर के बाद आपका मिजोरम है ना। तो यहां पर आपको समझना है कि भारत के 4 राज्य किसके साथ सीमा बना रहे हैं, म्यांमार के साथ सीमा बना रहे हैं, और जिसमें सबसे लंबी जो सीमा है म्यांमार के साथ वो अरुणाचल प्रदेश की ही लग रही है, ये आपको समझना है यहाँ पे, है ना। तो कुल मिला के ये आपके साथ म्यांमार का रहा। म्यांमार के बाद अगर हम चर्चा करें तो बांग्लादेश बसता है। कौन सा बसता है, बांग्लादेश बसता है। तो हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ देश की सबसे लंबी सीमा लगती है ना। बांग्लादेश के साथ भारत के, ध्यान दीजिए, साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ये आपके सामने प्रश्न है ना। तो कितने राज्य हैं बताइए मित्रों, इसमें कौन सा होगा, क्या पहला ऑप्शन रहेगा 4, दूसरा ऑप्शन 5 है, तीसरा ऑप्शन 6 है, और चौथा ऑप्शन आपके सामने 7 है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं कौन कौन से, हम इस ऑप्शन को पकड़ के चलते हैं पहले। दूसरा ऑप्शन 5 है ना, कौन कौन से, जैसे मिजोरम, मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद आपका त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा यहां पे ध्यान देना है। त्रिपुरा के बाद क्या हो गया, असम हो गया, असम के बाद मेघालय का नाम सुने होंगे, मेघालय, और मेघालय के बाद मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना है, मेघालय के बाद इसमें कौन सा रहेगा, तो मेघालय के बाद वेस्ट बंगाल रहेगा, है ना। चाहे पश्चिम बंगाल लिखिए चाहे वेस्ट बंगाल लिखिए। तो यहां पर आपको समझना है कि ये मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ सीमा बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं ये मिजोरम है, ये छोटा सा त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद ये मेघालय है, ये असम है, और ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहां पर आपको ये चीजें समझना है ना। कितनी लंबी सीमा है, 4096.6 किलोमीटर लंबी सीमा है। तो कुल मिला के यहां पर आप लोगों के सामने हमने ये चीजों को रखा। चूंकि 7 देश हैं, 7 नेबर्सिंग कंट्रीज हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, उसमें आपको समझना है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ, है ना। तो यहां पर आपको बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों को कवर करना है। आप इसको समझ सकते हो, अपना लिख भी सकते हो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम 2 लेक्चर जरूर पढ़ें, इसको 2 लेक्चर एक जरूर देखें। जैसे अभी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, लाइव देखने के बाद शाम तक या सुबह तक इसको फिर से एक बार देख लीजिए, तो पूरी बातें क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, कोई चीज आपको मन में भी लगता है कि ये चीज छूट गई है, देखिए पहली बार में तो पता ही नहीं चलता, दूसरी बार में अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई है तो जरूर आप लोग कमेंट करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसके हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं ना। बहुत से लोग कह रहे थे मैप का प्रयोग करिए, बिल्कुल देखिए सब आपके सामने मैप है, इसमें हमें आसानी हो जाती है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें तो हमें और आसानी हो जाती क्योंकि हम वहां पे मैप बनाते। लेकिन हम ये थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि आप लोग भी ऐसे खचीलो, जैसे हमारी उंगलियां चलती हैं ऐसे ऐसे मैप बनाने में, तो काफी हद तक आप भी जो है प्रयास करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। हर डिजिटल, बिल्कुल हमें जो है डिजिटल चीजों का प्रयोग बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा अपने मैनुअल चीजों को भी जो है अपनाना चाहिए, है ना, कि हाथ से अगर वो मैप बन जाए तो ज्यादा उचित रहता है ना, ये सब चीजें। तो इसमें देखिए खास तौर पे हमने इन सब चीजों को रखा। आइए इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या हम लिख रहे हैं, भारत के साथ ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले राज्य, है ना। तो देखिए अगर इसके हम क्रम को रख दें, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देश यहां पे लिखिएगा। तो अगर ध्यान दीजिए यहां पे हम क्या करें, सभी देशों को हम अच्छे से रख देते। पहला क्या रखते हैं, पहला आपके सामने है बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश है। दूसरा कौन सा रखें, तो चीन रख दें। तीसरे नंबर पे क्या रखें, तो तीसरे नंबर पर यहां पाकिस्तान को रखेंगे। चौथे नंबर में किसको रखेंगे, तो चौथे नंबर पे आपके सामने नेपाल है। फिर 5वें नंबर पे किसको रखें, तो 5वें नंबर पे आपके सामने म्यांमार। म्यांमार के बाद 6ठे नंबर पर अगर आपको ध्यान देना है तो 6ठे नंबर पे किसको रखोगे, तो ये आपके सामने भूटान आ गया। और भूटान के बाद 7वें नंबर पे आप जो है रखोगे अफगानिस्तान। तो कुल मिला के ये सब चीजें इसमें रहा, है ना। तो इन सब चीजों को आपको समझना है। ये आपके सामने है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की लगती है भारत के साथ। तो कुल मिला के इन सब चीजों का आज जो है हमने आपको बात बताई। अब देखिए एक होता है जलीय सीमा, ध्यान दीजिए, जलीय सीमा निर्धारित करने वाले राज्य।
तो हम आपको देखिए इसमें बता दे रहे हैं पूरी तरह से कि अभी हम तुरंत शुरू करने वाले हैं भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। और उसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के जो है द्वीपीय चीजों को हम पढ़ेंगे। किसको? यानी जब भारत के भौतिक विभाजन के विषय में हम पढ़ेंगे तो भारत को जब हम मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन करेंगे तो उसमें आइलैंड आएंगे, क्या आएंगे? द्वीप आएंगे, द्वीप समूह आएंगे। तो इनके विषय में जब आपकी चर्चा पर्टिकुलर होगी तो वहां पे हम आपको पूरे द्वीप के विषय में बताएंगे और ढेर सारी जो आपके जलसंधियां हैं और किस प्रकार जो है जलीय जो है वितरण होता है, इन सब चीजों का वहां पे चर्चा होगा। जैसे पाक स्ट्रेट का नाम सुने होंगे, 10 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, ग्रेट चैनल है, डंकन पासेज है ना। ये सब चीजों की चर्चा वहां पर होगी और हम आपको वहां पे बहुत अच्छी से बताएंगे, है ना। तो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आइए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। जो कि टॉपिक नया है, तो टॉपिक नया उसको हमें पूरी तरह से समझना है ना। और उसमें क्या क्या चीजों को पढ़ना, क्योंकि ये एक बड़ा पोर्शन है भारतीय, ध्यान दीजिए, भारत इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौतिक विभाजन ये एक बड़ा पोर्शन है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए क्या है भारत का भौतिक विभाजन। मित्रों ध्यान दीजिए, भारत का भौतिक विभाजन यहां पर आपको समझना है, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। भारत का भौतिक विभाजन के विषय में हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं आपसे। और हम आपको बता दें कि भारत के विषय में जब हम आपके सामने चर्चा करेंगे तो देखिए इसमें खास तौर पे आपको ये समझना है कि भारत भौतिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से पेंजिया के उत्तरी भाग का हिस्सा ना होकर दक्षिणी भाग का हिस्सा है। यानी भारत भौगोलिक रूप से पेंजिया के उत्तरी भाग का हिस्सा ना होकर दक्षिणी भाग का हिस्सा है और उस दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते, है ना। अल्फ्रेड वेगनार का कहना है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो गोंडवाना लैंड है उसमें से दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा अंटार्कटिका हो गया। तो ये आपके बड़े बड़े महाद्वीप हैं, चाहे आपका साउथ अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया हो या अंटार्कटिका हो। लेकिन इसी गोंडवाना लैंड से भारत का भी विभाजन हुआ। ध्यान दीजिए, भारत का भी विभाजन हुआ, है ना। पूरा चुंबकत्व, तो ध्यान दीजिए ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसा जो है अध्ययन है जो पृथ्वी के भूगर्भिक चीजों का कि कितना पुराना है ना, इन सब चीजों के विषय में वो जानकारी प्रदान करता है। तो आपको भी समझना है कि वेगनर साहब ने कहा कि चूंकि जो भारत है, भारत के विषय में उन्होंने कहा कि भारत प्रारंभ से ही जो है ना तो ये प्रायद्वीप था और ना ही जो है ये पूरी तरह से कोई स्थलरुद्ध देश था। ये भारत प्रारंभ में क्या था? भारत प्रारंभ में एक आइलैंड के रूप में था। किस रूप में था? भारत प्रारंभ में एक आइलैंड के रूप में था। और जब ये आइलैंड के रूप में था तो इसके उत्तर में, ध्यान दीजिए, इसके उत्तर में ये जो प्लेट थी, इस प्लेट को क्या कहा गया? यूरेशियन प्लेट, यानी यूरेशियन प्लेट। थोड़ा इसको पहले समझना है, अभी हम विभाजन नहीं कर रहे, पहले इसको समझ लीजिए सभी लोग। यानी ये यूरेशियन प्लेट है। अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया? तो ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा समझिए। अल्फ्रेड वेगनर का नाम सुने होंगे। अल्फ्रेड वेगनर साहब जो महान भूगोलवेत्ता थे, है ना, उन्होंने क्या कहा कि किसके माध्यम से कहा? अपनी जो थ्योरी है, कि थ्योरी क्या नाम है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने कहा कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और जब ये भारतीय प्लेट, ध्यान दीजिए, भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत की ओर, यानी उत्तर भाग की ओर प्रवाहित हुई। तो जब उत्तर भारत की ओर प्रवाहित हुई तो यहां पे उन्होंने बताया कि ये जो आपका क्षेत्र है, यानी भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये कौन सी प्लेट है? भारतीय प्लेट। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कौन सी प्लेट है? भारतीय प्लेट। वेगनर साहब कहते हैं कि ये प्लेट जो है उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। और हम आपको बता दें कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में एक सागर था, उसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? क्या नाम था मित्रों? टेथिस सागर। कौन सा सागर? यहां पे समझना है, टेथिसी।
ये आपके सामने टेथिस सी लिखा हुआ है, तो ये टेथिस सी था, यानी भारतीय प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित हुई तो ये हल्की प्लेट थी, ये बहुत भारी प्लेट नहीं थी, ये हल्की प्लेट के रूप में थी, और ये चूंकि भारी प्लेट, तो जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है जब आपस में टकराई, तो जब ये दोनों आपस में टकराई तो टेथिस सागर में जो चट्टानें थी, ध्यान दीजिए, टेथिस सागर की जो चट्टानें थी वो वलयाकार हो गई, फोल्ड हो गई, है ना, कैसे हो गई, मोड़दार हो गई। यहां पे आपको समझना है कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, चूंकि यूरेशियन प्लेट एक भारी प्लेट थी, इस कारण भारतीय प्लेट जब इससे टकराई तो बीच में स्थित टेथिस सागर की जो चट्टानें थी वो फोल्डेड हो गई। वो क्या हो गई, जैसे मान लो फोल्डेड का मतलब यह है कि अगर हम एक कागज ले ले और समतल पर रख के और दोनों तरफ से अगर इसमें हम बल लगाएं तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये कागज जो है कहीं ना कहीं फोल्ड हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, है ना। तो वही उसी तरह ये बिल्कुल फोल्ड हो गया। तो जब फोल्ड हो गया तो देखिए इसमें से क्या चीजों का निर्माण हुआ, इसमें खास तौर पर उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र मिला, है ना, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र मिला। यहां पर आपको समझना है कि देखिए इस क्रिया के द्वारा ही उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र मिला, जिसे हम संस्कृत भाषा में हिमालय कहते हैं, हिमधनालय अर्थात हिमालय कहते हैं मित्रों। और ये जो हिमालय है ये क्या है, एशिया सब कॉन्टिनेंट, ध्यान दीजिए, एशिया सब कॉन्टिनेंट, यानी एशिया सब कॉन्टिनेंट के कुछ देश हैं, जैसे इधर आपके देखेंगे तो पाकिस्तान है, इसके बाद इधर देखेंगे तो खास तौर पे जो है म्यांमार है, म्यांमार के अलावा भूटान और नेपाल में भी बातचीत, इसके अलावा जैसे अफगानिस्तान में, चीन में भी जो है इसका विस्तार है। इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के देखिए इसमें यह है, यहां पे समझिएगा, अगर आप नोट करना चाहें तो जरूर ध्यान दीजिएगा, पूरा चुंबकत्व आधार यानी पूरा चुंबकत्व अध्ययन के आधार पर अल्फ्रेड वेगनर, क्या नाम है इनका, अल्फ्रेड वेगनर ने अपने महाद्वीपीय सिद्धांत के माध्यम से कहा कि पेंजिया के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के अलावा भारत का भी विभाजन हुआ। और ये जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत उत्तर की ओर जो है ये बढ़ा। जब उत्तर की ओर बढ़ा तो बीच में टेथिस सागर था और उत्तर में यूरेशियन, जिसे तिब्बतियन प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेशिया की तिब्बतियन प्लेट कहते हैं। तो ये दोनों आपस में टकराई और इसके बीच में जो ये सागर था उसकी चट्टानें जो है वलित होकर, ध्यान दीजिए, वलित होकर ये जो है किस रूप में हो गई, मोड़दार पर्वत के रूप में हो गई। और इसी मित्रों मोड़दार पर्वत को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, है ना। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके विषय में हम आपको यहां पर बताना चाहते। तो कुल मिला के ये है कि इस प्रकार हम आप देखेंगे कि और देखिए क्या है, भारत को जम्मू द्वीप के नाम से, यानी जम्बू द्वीप के नाम से भी इस समय हम जानते थे, है ना। तो आइए इसको हम लोग समझते, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये कोई वो नहीं है, बस ये आपको मोटे तौर पे समझना है कि आखिर ये सब चीजें भी जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है ना। क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा है, बीईओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, कम से कम यूपीएससी अगर उसे हेल्ड करवा रहा है तो जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए, जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए। और किसी भी तरह का अगर मान लो जो है सूक्ष्म प्रश्न भी जो है, सूक्ष्म अवलोकन वाला भी प्रश्न पूछ ले तो भी उसमें हमें गलती नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भौगोलिक दृष्टि से बड़ा ही विविधतापूर्ण है ना, बहुत ही जो है विविध है। इसलिए मोटे मोटे तौर पर भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। ये जो है प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक जो प्रदेश हैं उसमें खास तौर पे सबसे पहले क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। पहला कौन सा है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ध्यान दीजिए, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान, है ना। बिल्कुल इस तरह लिख सकते हो, चाहे इस तरह लिख लो, चाहे अपना सीधा सीधा जो लिख सकते हो कि मध्य का मैदान। तीसरे नंबर पर हम इसमें क्या रखेंगे, तीसरे नंबर पर आपका रहेगा प्रायद्वीपीय, ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के नाम से इसे हम जान सकते हैं, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि यानी पेनिसुला हाईलैंड के नाम से है। और चौथे नंबर पे जो विभाजन है, प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया। तो चौथे नंबर पे क्या है,
तटीय मैदान व द्वीप समूह, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए। यानी भारत का भौतिक विभाजन, तो प्राकृतिक प्रदेश है, ध्यान दीजिए, जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में विभाजित किया गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान, और तीसरा आपका प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के नाम से इसे जाना गया। और चौथे नंबर पे क्या है, तटीय मैदान या द्वीप समूह के रूप में है। तो आप भी मित्रों जानते हैं कि भारत का ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इसको जो है हमें क्रमवार क्लियर करवाना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम आपको यहां पे बता दें कि जब हम आपके सामने कल उपस्थित होंगे तो इन प्राकृतिक प्रदेशों में खास तौर पे जो हमारी चर्चा होगी वो क्या होगी, पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से कालखंड में हिमालय का निर्माण हुआ, और जब हिमालय है तो उत्तर से दक्षिण की ओर उसका क्रम क्या। जैसे हिमालय को 2 भागों में समान रूप से बांटा गया। पहला है उत्तर से दक्षिण क्रम में, तो देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम में जब हम लोग बातचीत करते हैं तो पहले नंबर पे ट्रांस हिमालय आता है। कौन सा आता है, ट्रांस हिमालय। दूसरे नंबर पर आपका आता है ग्रेटर हिमालय, तीसरे नंबर पर आपका लोअर हिमालय, चौथे नंबर पर शिवालिक हिमालय, और 5वें नंबर पे नॉर्थ ईस्ट हिमालय के नाम से जानते। ये उत्तर से दक्षिण क्रम में ये विभाजन है ना। ये क्या है, कैसा डिवीजन है, नॉर्थ टू ईस्ट, ध्यान दीजिए, नॉर्थ टू साउथ जो है आपकी ये डिवीजन है, जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय के रूप में आता है। और ये जो आपका शुरुआत होता है वो पाकिस्तान से लेकर म्यांमार के अरोकान यामा श्रेणी तक अगर हम पहुंचे, देश से अगर बाहर की बातचीत करें तो अरोकान यामा श्रेणी की बातचीत करते। अरोकान यामा श्रेणी जो है जैसे दक्षिण में जाती है तो आपने नाम सुना होगा कि म्यांमार में ये कोको द्वीप के पास से सीधे अंडमान निकोबार तक पूरा फैला हुआ, अर्थात अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो म्यांमार में स्थित अरोकान यामा श्रेणी का ही जो है भाग है, जो महासागर में छोटे छोटे टापुओं में या द्वीपों के रूप में दिखता है ना। तो उसके विषय में फिर हम चर्चा यहां पे कर लेंगे, ये आपके सामने है। लेकिन जैसे दूसरा जो है विभाजन है, जैसे हिमालय का दूसरा जो विभाजन है वो कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर का विभाजन। तो जैसे सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय कहते हैं, पंजाब हिमालय कहेंगे। कैसा हिमालय कहेंगे, पंजाब हिमालय कहेंगे। दूसरा क्या है, सतलज से काली नदी, ध्यान दीजिए, सतलज से काली नदी या शारदा नदी के बीच का जो हिमालय है मित्रों, उस हिमालय को हम इसमें क्या कहेंगे, उस हिमालय को हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं उस हिमालय को हम कुमायूं हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे, कुमायूं हिमालय कहेंगे। और तीसरे नंबर पर आपको समझना है कि काली से तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय कहेंगे। और चौथे नंबर का जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसे असम हिमालय के नाम से हम लोग जानेंगे। तो कुल मिला के ये है कि अब हिमालय में नदियां हैं, दर्रे हैं, ग्लेशियर्स हैं, घाटियां हैं, तमाम ऐसे जो है क्या कहते हैं वन्य क्षेत्र हैं, है ना, इन सब चीजों की चर्चा है। तो खास तौर पे आपको समझना होगा कि कम से कम 2 दिन का टॉपिक तो ये है ना, 2 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद इसमें भी कहीं ना कहीं आपके ढेर सारे, यानी कम से कम 2 लेक्चर इसमें भी होंगे, क्योंकि हमें जो है नदी तंत्रों की भी बातचीत करनी होगी, तो कम से कम इसमें 2 लेक्चर जरूर इसमें लग जाएंगे। इसके बाद प्रायद्वीपीय उच्च भूमि की जब बातचीत करेंगे तो आपका इसमें एक ही लेक्चर में हो जाएगा। तटीय मैदान, जैसे हम आपको बता भी चुके हैं तटीय क्षेत्रों के विषय में, बस इसके मैदान के विषय में बातचीत करना है, तो इसमें और इसको लेकर ध्यान दीजिए आपका ये लेक्चर। तो इस हफ्ते जो है जो चलने वाला है वो प्राकृतिक प्रदेश में, ध्यान दीजिए, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है और तटवर्ती मैदान। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो ये मैदान है, जैसे आप जानते हैं कि ये सिंधु नदी है, तो यहां से लेकर पूरा का पूरा यहां तक का जो मैदान है, इस मैदान को ही हम लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। ये कौन सा मैदान होगा, ये आपका नदियों द्वारा निर्मित मैदान होगा। लेकिन जैसे आप समझ रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो जब इसको हम पढ़ेंगे तो जरूर इसमें भारतीय महामरुस्थल की बातचीत करेंगे। ये जो भाग है उसे क्या कहेंगे, थार मरुस्थल कहेंगे या भारतीय महामरुस्थल के नाम से भी इसे जानेंगे, है ना। तो इस प्रकार से चीजों को हम समेट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। और इसमें बस आपको करना क्या है कि जैसे भारत का भौतिक प्रदेश, बहुत सी चीजों को समझिए ध्यान से। प्रारंभिक परीक्षा में खासतौर पर भारत का जो भौतिक विभाजन है, इन सब चीजों को अच्छे से देखेंगे। और मैं आपसे ये चाहता हूं, मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ें
क्योंकि ये मेंस के लिए भी यही जो है चैप्टर आपका ज्यादातर आएगा। ध्यान दीजिए, भारत का भौतिक विभाजन से ही जो भारत के प्राकृतिक प्रदेश हैं, यहीं से ही आपके मेंस के लिए भी क्वेश्चन सामान्य रूप से अगर लिखित परीक्षा होगी, अगर लिखित होगी, जाहिर सी बात लिखने के लिए होगी, तो यहां से जरूर यहां से ढेर सारे प्रश्न आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से जो है समझोगे, कवर करोगे, है ना। थोड़ा सा वक्त इसमें जरूर लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि इसको जो है अच्छे से पढ़ना। और हाँ, हम आपको जरूर ये विश्वास दिलाते हैं, टीम एजुकेशन इंडिया का मैं सदस्य होने के नाते आपको ये जरूर आश्वासन देता हूं कि आपके परीक्षा के समय से 10-15 दिन पहले, ध्यान दीजिए 10-15 दिन पहले ही पूरी तरह से ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मित्रों यहां पर आपको ध्यान देना है, उसका पूरी तरह से जो क्वेश्चन है उनको भी करवा दिए जाएंगे, फुल प्रूफ होकर आपको एग्जाम में भेजा जाएगा, है ना, है ना। क्या फुल प्रूफ होकर जो है आपको एग्जाम में भेजा जाएगा? जैसे होता नहीं है कि एक जो है योद्धा को पूरी तरह से सजाया जाता है, सजाने के बाद उसमें पूरी तरह से जो है ऊर्जा भर के और फिर युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है। तो मित्रों, हमारी टीम एजुकेशन इंडिया के सभी सदस्य, सिर्फ मैं ही नहीं, सभी सदस्य, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे शेखर सर हैं, एनके सर हैं, अत्री सर, जितने भी हमारे सर हैं, बहुत ही एनर्जेटिक है ना, इतने एनर्जेटिक हैं कि हमें उनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कभी कभी हम जो है जरूर उसको, जैसे आपने कहा कि जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो जल्दी जल्दी बोलने का मतलब ये कि आवाज क्लियर है ना, आवाज क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको समझना कि योद्धा की भांति एक पूरी तरह से फुल प्रूफ होकर आपको मैदान में भेजा जाएगा, अर्थात एग्जाम स्वरूप जो रण क्षेत्र में भेजा जाएगा। और आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, आप जो बिल्कुल चेतक की तरह, ध्यान दीजिए, चेतक जो बहुत ही हवा की तरह द्रुतगामी घोड़ा था, वो विजय करके लौटा, ध्यान दीजिए, तो आपको चेतक की तरह बनाकर वहां भेजा जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से, उम्दा तरीके से आप जो है वहां एग्जाम देकर वापस आओगे, है ना। तो सब ये सब चीजें हैं। आज यहीं तक मित्रों, आज हमें जो है बस यहीं तक की जो है अनुमति है। कल जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो ध्यान दीजिए, इन प्राकृतिक प्रदेशों में खास तौर पर इन सब चीजों की चर्चा होगी। तो आप लोगों से बस 1 मिनट और बातचीत करना चाहते हैं कि क्या आप सभी लोगों को जो अभी तक पढ़ाया गया है, किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ध्यान दीजिए, पीडीएफ में हम जरूर उसको उपलब्ध करवाएंगे, नोट्स रहेगा। नोट्स के अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, तो हम एक अलग से, ध्यान दीजिए, हमारे जो है इसमें संस्थान में अब बहुत सी जो है, ध्यान दीजिए, आप लोगों के सहयोग के कारण, आप लोगों की ईमानदारी के कारण जो है हम लोगों ने जो है इतना जो कम समय में आगे बढ़ने का काम किया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इसको हमने और भी इस पूरे जो है सेटअप को और आगे बढ़ाया है। तो उसमें अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो उसको हम अलग से जो है उसको क्लियर करवाएंगे। टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल टेंशन करने की बातचीत नहीं है कि क्या जो अभी तक हमने पढ़ाया, हाँ, उन सब चीजों को भूल जाइए। कि जैसे एक हमारे मित्र ने कहा कि सर आप जो है क्या कहते हैं, आप जो है सर क्योंकि आओ मित्रों बातचीत करते हैं, अर्थात इस तरह की बातें जो है ज्यादा ना यूज करके। तो ध्यान दीजिए मित्रों, क्या हम आपको डियर स्टूडेंट बोले, माय डियर स्टूडेंट, ये सब चीजें हैं तो बिल्कुल उस दोनों का प्रयोग होगा, है ना। तो चर्चा को बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम आपके सामने बस यही कहेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सॉरी, ठीक है, आपकी बातें ये पढ़ाने का नहीं, ठीक है, बिल्कुल उसको जो है हम क्लियर करेंगे, ठीक है, टेंशन न लीजिए जो है ना। अनुपम जी, बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन की बातचीत नहीं है, ठीक है, सब सही है ना। तो ठीक है मित्रों, आज यहीं तक, कल हम अपने समय में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।